6 बिग बजट मूवीज और 8 वेब सीरीज के बाद भी मार्वल का फेज 5 फेल हो गया। भले ही इसका जवाब मार्वल के पास ना हो, लेकिन आज हम जरूर ढूंढ लेंगे। तो भाइयों, मेरा नाम है बादल चौहान और बी बादल की 9th वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जानते हैं कि फेज 5 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और लोगों को इससे इतनी उम्मीद क्यों थी। फेज 4 के अनडायरेक्शनल एंड के बाद फैंस को लग रहा था कि फेज 5 में मार्वल का फ्यूचर तय होगा, जिससे आगे चलकर हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज देखने को मिलेगी। और इसी फेज में मार्वल को अपना नया बिग डैडी मिलने वाला था, जो कि थैनोस को रिप्लेस करता। साथ ही इसी फेज में मार्वल अपना मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट भी फैंस के सामने अच्छे से पेश करना चाहता था, ताकि वो पूरी टाइमलाइन से कनेक्ट हो सके। और इसी फेज में मार्वल को जेम्स गन की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइजी को गुड बाय, साथ ही डेडपूल और वोल्वरिन जैसे कैरेक्टर को मार्वल यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करना था। दूर से देखने पर तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है तब जब फेज 5 की मूवीज और वेब सीरीज आना शुरू होती है। पहली प्रॉब्लम है वीक स्टोरी टेलिंग। वीक स्टोरी टेलिंग पे आने से पहले हम बात करेंगे ओवर सैचुरेशन की। मार्वल ने फेज 1 से लेके फेज 3 तक हर साल लगभग 2 मूवीज को रिलीज करता था, तो फैंस को पूरा टाइम मिलता था एक स्टोरी को देखने का और उसे डाइजेस्ट करने का। पहले तो फैंस मूवीज को थिएटर में देखते थे, उसके बाद जो उन्हें रेफरेंस मिलते थे उसे कॉमिक से कंपेयर करते थे। और अगर इस सब के बाद भी कोई रेफरेंस समझ में नहीं आ रहा होता तो वो लोग यूट्यूब पे आकर ब्रेकडाउन और ईस्टर एग वाली वीडियोस देखते थे, जिसका रिजल्ट ये होता था कि वो एक पर्टिकुलर मूवी के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे। लेकिन फेज 4 और 5 में आकर मार्वल ने अपनी स्पीड डबल कर दी। जहां पर पहले 2 से 3 मूवी आती थी, अब 3 से 4 मूवी आने लगी और साथ में 2-4 वेब सीरीज भी। इसी ओवर सैचुरेशन की वजह से इफेक्ट पड़ा स्टोरी टेलिंग पर। तो जब आप इतना सारा कंटेंट बनाते हैं तो स्क्रिप्ट, वीएफएक्स और स्टोरी टेलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज 100% होता ही है। जैसे कि क्वांटम मेनिया मूवी में कैंग द कॉन्करर का डेब्यू होने के बाद भी ये मूवी सिर्फ एक एंटमैन की कॉमेडी बनकर रह गई। जहां पर कैंग को एक नेक्स्ट बिग विलन के तौर पे सेट करना था, उस मूवी ने कैंग को सिर्फ एक जेनेरिक विलन बना के छोड़ दिया। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस रहा मार्वल के शुरुआती फेज में और फेज 5 में, जहां पर फेज 1 से लेके फेज 3 तक थैनोस को ऐसे ट्रीट किया गया कि ये सच में बहुत बड़ी डील है। स्टार्टिंग की कुछ मूवीज में तो थैनोस ने सिर्फ अपने चेले चपाटे ही एवेंजर्स से लड़ने के लिए भेजे, लेकिन क्वांटम मेनिया में कैंग द कॉन्करर खुद आ गया, लेकिन उसको एंटमैन के छोटे परिवार और सुकी परिवार ने उसके घर पर ही हरा दिया। इससे जो कैंग द कॉन्करर का थोड़ा बहुत ऑरा था वो भी माइनस में चला गया। अब बात करते हैं सीक्रेट इन्वेजन की। ये शो बेस्ड है एक कमाल की कॉमिक सीक्रेट इन्वेजन 2008 पर। ये कॉमिक सिविल वॉर की तरह ही बिग और इंपैक्टफुल थी, लेकिन मार्वल ने इसको एक स्मॉल लेवल कॉन्फ्लिक्ट बनाकर छोड़ दिया। कॉमिक्स में इस स्टोरी की खास बात ये थी कि हमें एंड तक भी ये पता नहीं चलता कि कौन सा सुपर हीरो रियल है और कौन सा स्क्रल है, लेकिन मार्वल ने सस्पेंस पहले एपिसोड में ही खत्म कर दी। और बची कुछ कमी इस कॉमिक के एंडिंग सीन ने कर दी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसमें गिया को उन सुपर हीरो की पावर्स मिल जाती है जिसका डीएनए उसने एब्जॉर्ब किया है, फिर चाहे वो थैनोस हो, कैप्टन मार्वल हो, हल्क हो या फिर चिल्ड्रंस ऑफ थैनोस। मतलब इनमें से किसी एक को हराने के लिए भी पूरी एवेंजर्स की टीम लगती है, लेकिन मार्वल ने इन सब की पावर्स को इकट्ठा करके एक लड़की को दे दिया, जो कि पावर हायरार्की में किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकता। और इसी वजह से अब ये लड़की मार्वल की सबसे पावरफुल बीइंग है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मार्वल इसे फ्यूचर में इसकी पावर्स को कैसे मैनेज करेगा। इस पूरे फेज में सिर्फ एक ही शो था जो लोगों को पसंद आया, वो था लोकी सीजन 2। लेकिन इसमें भी लोग एंड में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि एंड में हुआ क्या, लोकी क्या बना, कौन सा गॉड बना, अब लोकी का पावर लेवल यूनिवर्स में क्या है और इस सब का एमसीयू के फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं आपको इस फेज की समरी सिर्फ 2 लाइन में दूं तो फेज 5 एक फास्ट फूड की तरह था, जिसे आपने जितनी जल्दी खाया उतनी जल्दी ही भुला दिया। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्वल स्टूडियो की पाइपलाइन बहुत सारे शोज और मूवी एक साथ हैंडल कर रही है, जिसकी वजह से राइटर्स को एक टाइट डेडलाइन में काम करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इस फेज की कोई डायरेक्शन ही नहीं थी और हमें ये पता ही नहीं चला कि ये फेज किस डायरेक्शन की ओर तरफ जा रहा है और इस फेज का एंड कंक्लूजन क्या होगा। और इसकी वजह से मार्वल ने क्वांटिटी के चक्कर में अपनी क्वालिटी को लूज कर दिया। और अगर आपको भी फेज 5 पसंद नहीं आया है और आप अपना गुस्सा उतारना चाहता है तो आप इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पे उसे उतार सकते हैं। दी कैंग इशू। एमसीयू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा से उसके विलन्स रही है। लोकी ने फेज 1 को एलिवेट किया, विंटर सोल्जर ने फेज 2 को संभाला और थैनोस ने पूरे इन्फिनिटी सागा को कोहेरेंट पे ऑफ दिया, जिसके बाद केविन फाइगी ने अनाउंस किया कि कैंग द कॉन्करर मल्टीवर्स का थैनोस होगा। मतलब एक ऐसा विलन जिसके मल्टीपल वेरिएंट एग्जिस्ट करेंगे, जो कि एक तरीके से काफी अच्छा और डेंजरस कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब क्वांटम मेनिया में कैंग द कॉन्करर को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल ही बेसिक लेवल का था, जिससे हमें कोई भी थ्रेट लेवल फील नहीं हो रहा था। कहा कैंग को मल्टीवर्स का विलन बताया जा रहा था, वहीं पर कैंग को पीम फैमिली के 4 लोगों ने मिलकर उसी की रेल में हरा दिया। मतलब कैंग का खौफ कभी स्क्रीन पे दिख ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वो एक एवरेज विलन बन के रह गया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मार्वल ने अपना एक और अच्छे विलन को मीडियोकर बनाकर छोड़ दिया। इसके बाद मार्वल ने कोशिश की कि वो पोस्ट क्रेडिट सीन में कैंग द कॉन्करर की हवा बना दे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। जहां पर थैनोस अपने पोस्ट क्रेडिट सीन में डरावना और बैडेस लगता था, वहां पर कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट चीयर्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ थैनोस की क्रीपी स्माइल और उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनना ही फैंस को ये सिग्नल दे चुका था कि अब कुछ बैडेस होने वाला है। इन सबसे अलग भी कैंग द कॉन्करर के फेल होने के रीजंस हैं, जैसे कि पुअर प्लेसमेंट। कैंग द कॉन्करर का डेब्यू एक स्मॉल स्केल एंटमैन मूवी से कराना एक गलती थी और मेरे
अकॉर्डिंग तो इसे इतनी जल्दी एक मेन विलन के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था। पहले एक दो मूवी से टीज करते, उसके बाद धीरे धीरे इसके खौफ को बिल्डअप करते ताकि पता लगे कि मल्टीवर्स में कोई विलन आ रहा है और अब एवेंजर्स को संभल जाना चाहिए। नॉन यूनिफाइड नैरेटिव। मार्वल ने कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स दिखाने का फैसला लिया जो कि काफी हद तक इनोवेटिव और यूनिक, लेकिन जब आप एक ही टाइम पर एक कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट्स दिखाते हो तो उससे चीजें कंफ्यूजिंग होने लगती है और आम फैंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे पता है कैंग के वेरिएंट्स इंपॉर्टेंट है और ये फ्यूचर में जाकर स्टोरी में हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसे मार्वल फैंस जिन्होंने मार्वल को सिर्फ मूवीज से एक्सप्लोर किया है उन सब के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिससे लोगों ने कैंग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, जिससे लोग ना कैंग को इतना समझ पाए और ना ही उसे इतनी इंपॉर्टेंस दी। जिसका रिजल्ट ये हुआ, जब आपने विलन को ही इतनी पुअरली प्रेजेंट किया है तो उसकी क्रेडिबिलिटी लोगों की नजरों में खत्म हो जाती। मार्वल की स्ट्रेंथ हमेशा से उसके विजुअल और वीएफएक्स रहे हैं, फिर चाहे वो थैनोस का रियलिस्टिक सीजीआई हो या फिर आयरन मैन का सूटअप सीन, दोनों ही काफी रियलिस्टिक लगते थे। लेकिन फेज 4 और 5 में मार्वल ने जो रायता फैलाया है उसके बाद लोगों का मार्वल के ग्राफिक्स पे से विश्वास ही उठ गया। मतलब कि थैनोस, अल्ट्रॉन और रैग्नारोक के फाइट सीन जो कि काफी ज्यादा वीएफएक्स हैवी थे, उन सबको दिखाने के बाद मार्वल हमें क्या दिखा रहा है? ऐसा मुड़ोक जिसको लोग यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर भी अपने कंप्यूटर पे बना सकते हैं। और शी हल्क के एंड में हल्क के बेटे की सीजीआई देखकर तो मां कसम, मतलब इतना बड़ा स्टूडियो होकर भी आपके पास टाइम और पैसा सीजीआई और वीएफएक्स के लिए नहीं है तो भाई मेरे से 80 रुपए ले, क्योंकि फेज 5 को थिएटर में देखने के बाद मेरे पास इतने ही बचे हैं। अरे यार, गेम ऑफ थ्रोन्स का लेवल देखो जो 2010 में हमें इतने बेटर सीजीआई और वीएफएक्स दे रहा था, और तुम 2025 में हमें क्या दे रहे हो? मुड़ोक और सकार जैसे कार्टून। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, वो है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मार्वल एक साल में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट निकाल रहा है कि वीएफएक्स हाउसेस हैं वो एक्सट्रीम प्रेशर में है, और ये बात वीएफएक्स आर्टिस्ट खुद कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि मार्वल उन्हें अनरियलिस्टिक डेडलाइंस देता है और साथ ही मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक साथ रश करता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की क्वालिटी तो डिग्रेड हो ही रही है, साथ ही ऑडियंस का ट्रस्ट भी कम होता जा रहा है। मार्वल के गोल्डन ईयर्स में एक नाम सबसे बड़ा था, वो था केविन फाइगी। हर प्रोजेक्ट पर उनका एक पर्सनल टच होता था, जिसकी वजह से फेज 1 से लेकर 3 की हर मूवी अच्छे से कनेक्ट हुई और एंड में हमें एंड गेम जैसी मूवीज मिली। लेकिन फेज 4 और 5 में ऐसा लग रहा है कि केविन फाइगी के हाथ से कंट्रोल स्लिप हो रहा है, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे शोज और मूवीज को हैंडल कर रहे हैं, फिर चाहे डिज्नी प्लस शोज हो, मूवीज हो या फिर एक्समैन और फैंटास्टिक फोर का सेटअप। इतनी सारी चीजें केविन फाइगी को एक साथ देखनी पड़ रही है, जिसका रिजल्ट ये हुआ केविन फाइगी का जो पर्सनल फोकस एमसीयू मूवीज को पॉलिश करता था अब वो डाइल्यूट हो चुका है। फेज 1 से लेके फेज 3 तक मार्वल का एक क्लियर गोल था कि उसको इन्फिनिटी सागा को बिल्ड करना है, लेकिन फेज 5 की क्या डायरेक्शन है? कुछ नहीं। कैंग डायनेस्टी, उसका तो विलन ही कैंसिल मोड में चला गया। मल्टीवर्स सागा, अभी तक फैंस को इसका क्लियर क्लेरिफिकेशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि मार्वल अब अपना मेन गोल भूलकर आसपास की चीजें समेटने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो छोटे कैरेक्टर्स हो या फिर और चीजें। बहुत हद तक इन सब चीजों की वजह डिज्नी और मार्वल का इनर कॉन्फ्लिक्ट भी है, और ये बात कई रिपोर्ट्स में सामने भी आई है। जो मार्वल के हेड एग्जीक्यूटिव्स हैं वो राइटर्स का विजन नहीं चलने देते या फिर उनकी एडवाइस नहीं लेते, जिसका रिजल्ट ये होता है कि पूरी की पूरी मूवी और एक शो डायरेक्शन लेस हो जाता है, जिसका एंड में आके कोई मतलब नहीं निकलता और ना ही वो एमसीयू से कनेक्ट हो पाता है। और जब से चपैक छपाक जो भी है, मतलब ये डिज्नी का सीईओ बना है तो इसका सिर्फ एक गोल है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कंटेंट से भर देना, फिर चाहे उसकी क्वालिटी कुछ भी हो। तो अब कंक्लूजन ये है कि मार्वल को अपनी गलती सुधारनी होगी। अभी भी गेम ओवर नहीं हुआ है, मार्वल के पास अभी भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं जिनको वो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की तरह ऑसम बना सकते हैं, ताकि आने वाले फेज वेल प्लान्ड और इंटरकनेक्टेड लगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अपनी वीएफएक्स टीम और सीजीआई टीम को टाइम दो, भले ही प्रोजेक्ट को 1 महीना 2 महीने डिले कर दो, लेकिन उन्हें टाइम चाहिए ताकि वो आपकी मूवी को एक बेटर विजुअल्स दे सके जिसे फैंस थिएटर में एंजॉय करें।